एक्साइटेशन होती है एटम की किसी भी मैकेनिज्म से फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वो इन्वॉल्व करती है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन क्वांटा। क्वांटा मीन पैकेट्स की फॉर्म में। फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जब एक्साइटेशन होती है एटम की किसी भी मैकेनिज्म से एक स्टेट से अनदर स्टेट में, तो उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफ़र किसमें, क्वांटा में। तो क्या बोलेंगे कि द एक्साइटेशन ऑफ एन एटम बाय एनी मैकेनिज्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन क्वांटा। This quanta either absorbed or emitted correspond of some line in the spectrum of that atom। जो ये क्वांटा होता है या तो ये एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, corresponds of some line in the spectrum of that atom, कि उस स्पेक्ट्रम की कौन सी लाइन में वो correspond है, मतलब किस लाइन में वो क्या करते हैं, लाई करते हैं। कि दिस क्वांटा either absorbed or emitted corresponds of some line in the spectrum of that atom। This quanta either absorbed or emitted corresponds of some line in the spectrum of that atom। It was with these considerations that Frank and Hertz in 1914 performed the experiment using inelastic collision of accelerated electrons with the atoms as a source of excitation। इन्हीं कंसिड्रेशन की वजह से फ्रैंक एंड हर्ट्ज़ ने 1944 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इनइलास्टिक कोलिजन को लेके, किसका, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें जो एटम है वो क्या है, सोर्स हैं किसकी, एक्साइटेशन की। एटम क्या है, सोर्स हैं एक्साइटेशन की, ठीक है। कि इट वॉज दीज कंसिड्रेशन दैट फ्रैंक एंड हर्ट्ज़ इन 1914 परफॉर्म्ड किया द एक्सपेरिमेंट यूजिंग इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स एज अ सोर्स ऑफ एक्साइटेशन। द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। जो ये एक्सपेरिमेंट है वो हमें एक डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, क्या, कि जो एटॉमिक एनर्जी लेवल आर प्रेजेंट इन द एटम। वो तो हमें पता ही है कि जो एटॉमिक एनर्जी के लेवल्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, एटम के अंदर। एंड अ मेथड टू मेज़र देयर वैल्यूज़, और उनकी वैल्यूज़ को मेज़र करने के लिए इन्होंने हमें क्या दिया, एक मेथड दिया। क्या दिया, मेथड दिया, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, क्या, कि दैट एटॉमिक एनर्जी लेवल आर प्रेजेंट इन द एटम, कि जो एटॉमिक एनर्जी लेवल है वो किस में प्रेजेंट है, एटम के अंदर। एंड अ मेथड टू मेज़र देयर वैल्यू, और एक मेथड बताया जिससे हम इनकी वैल्यू को क्या कर सके, मेज़र कर सकें। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। देखिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या होगी। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है इसकी, अ ट्यूब फिल्ड विद द गैस, जो एक ट्यूब है उसके अंदर क्या है, गैस है या फिर वेपर्स हैं किसके, एटम्स के। अंडर स्टडी के अंदर जस्ट इज फिटेड विद एन इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड सी। उसको हमने क्या किया, एक इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड के साथ इनडायरेक्टली रख दिया, इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड सी रख दिया, के साथ रख दिया। एक ग्रिड है जी, जी क्या है, एक ग्रिड है, एंड एनोड है, क्या है, ए है। जी ग्रिड मतलब छोटा सा हिस्सा होगा, कोई जगह होगी जहाँ पे पेयर्स थोड़ा डिफरेंस होगा, कट होगा, जिसमें ग्रिड जी है और एक एनोड है ए। और एक सेंसिटिव मिलीमीटर है और वोल्ट मीटर है जो कनेक्ट किए हैं किसके साथ, बैटरी के साथ। जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सी से वो एक्सेलरेट होंगे किस पोटेंशियल डिफरेंस से, वी ए से जी की तरफ। सो एवरी इलेक्ट्रॉन रीचिंग जी मस्ट हैव एक्वायर ए काइनेटिक एनर्जी ई वी ए। तो एवरी इलेक्ट्रॉन रीचिंग जी, जो इलेक्ट्रॉन जी पे रीच करता है, मस्ट हैव एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ई वी ए। उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ई वी ए काइनेटिक एनर्जी तो उनके पास होनी ही चाहिए। आफ्टर क्रॉसिंग जी
जी को पास करने के बाद द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए रिटार्डिंग पोटेंशियल वी आर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक रिटार्डिंग पोटेंशियल वी आर से क्या करते हैं, पास करते हैं। ओनली थूज इलेक्ट्रॉन्स रीच ए विच हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम वी आर। ओनली, क्योंकि वो रिटार्डिंग पोटेंशियल है ना, जो बाकी के जो जी के बाद जो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं उनको एक उल्टा पोटेंशियल रहना पड़ता है। तो ओनली थोज इलेक्ट्रॉन वो रीच करते हैं ए के ऊपर जो इतने पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। which have sufficient kinetic energy to overcome VR. As a result, a current IP flow inside the grid anode circuit. और एक रिज़ल्ट ऐसा बनता है कि एक करंट IP फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, जो ग्रिड एनोड के सर्किट से करंट IP स्टार्ट होना फ्लो कर देता है, विच इज़ मेजर्ड बाय द मिली एमीटर एम में, जिसको कौन मेज़र कर लेता है, मिली एमीटर उसको क्या करता है, मेज़र कर लेता है। अब देखो इसकी वर्किंग में क्या बोलेंगे कि जो फिलामेंट है इज़ हीटेड बाय पासिंग करंट, जो फिलामेंट लगा था उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं करंट देके, तो कैथोड क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देता है। जो एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस VA है, जो एक्सेलरेट करता है इन इलेक्ट्रोड को, वो टुवार्ड्स ग्रिड G लगाया जाता है। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग G, जो G को क्रॉस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो रिटार्डिंग पोटेंशियल VR से पास होते हैं, और ओनली जो थूज इलेक्ट्रॉन रीच करते हैं A पे, जिसकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जो ओवरकम कर दे VR को। जो इलेक्ट्रॉन वाइल एक्सेलरेटिंग फ्रॉम मेथड C टू ग्रिड कोलाइड विद एटम्स ऑफ मरकरी, जो इलेक्ट्रॉन हैं वाइल एक्सेलरेटिंग फ्रॉम कैथोड C टू ग्रिड G, जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एक्सेलरेट हो रहे हैं कहाँ से, कैथोड से ग्रिड की तरफ, तो वो बीच में कोलाइड करते हैं एटम ऑफ मरकरी से। इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक द इलेक्ट्रॉन डू नॉट ट्रांसफर एनी एनर्जी टू मरकरी एटम। देखो, अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे मरकरी के एटम को, और रीच कर जाएंगे G पे एंड प्रोसीड टुवर्ड्स एनोड, और फिर एनोड की तरफ क्या करेंगे, चलना शुरू करेंगे। एंड द प्लेट करंट IP इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू कोलिजन, जो करंट IP होगा वो किसी भी कोलिजन की वजह से कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। The plate current IP is not affected due to collision, but if the collision between the electron and mercury atom is inelastic, कि जो इलेक्ट्रॉन है और मरकरी के एटम है वो collision क्या है, इनइलास्टिक है, तो इलेक्ट्रॉन will lose some energy, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, and thus on reaching the grid they are left with insufficient energy to proceed the anode plate। तो ग्रिड के पास जब वो पहुंचेंगे, दे आर लेफ्ट विद इनसफिशिएंट एनर्जी, उनके पास क्या रहेगी, इनसफिशिएंट एनर्जी रहेगी टू प्रोसीड टू द एनोड प्लेट, एनोड प्लेट तक पहुंचने के लिए उनके पास क्या रहेगी, इनसफिशिएंट एनर्जी होंगी, मतलब वो नहीं पहुंच पाएंगे। थूज द प्लेट करंट विल डिक्रीज, तो जो P करंट आ रहा था, IP करंट आ रहा था, जो प्लेट करंट आ रहा था वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ए टिपिकल प्लॉट ऑफ IP एंड VA इज शोन इन फिगर। जब हम IP और VA के बीच में कर्व बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, VA1, VA2, VA3 और VA4। ठीक है, IP और VA के बीच में क्या है, कर्व ऑब्टेन किया गया है, VR के बीच में होगा, आगे वो देखते हैं। आगे क्या है इसका एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट। अगर हम VA को इंक्रीज़ कर देते हैं, किससे, 0 से, जो काइनेटिक एनर्जी EVA है इलेक्ट्रॉन की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, सो दैट मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, G को क्रॉस करेंगे और रीच करेंगे A, जिससे IP करंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर करंट राइज करेगा फ्रॉम O टू M इन द कर्व शॉन इन फिगर, जो कर्व पीछे था, क्या वो कर्व क्या करेगा, राइज करेगा फ्रॉम O टू M, जो इंडिकेट करता है अप टू द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, की कोई भी हमने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ली है किसकी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की, अप टू द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, मान लो थोड़ी बहुत ही वोल्टेज लगाई है तो जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो O टू M आ रही है। आगे देखो, द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम आर इलास्टिक, जो कोलिजन होगा यहाँ पे O टू M क्या होगा, इलास्टिक होगा, एटम का और इलेक्ट्रॉन्स का,
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग ए इंक्रीजेज विद वी ए, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ए पे रीच कर रहे हैं वो वी ए के इंक्रीज करने से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर उनके क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं. अब द अब्रप्ट फॉल इन आई पी फ्रॉम एम टू एन और वी ए इज इक्वल्स टू ई वी ए वन इंडिकेट्स दैट. अब आगे क्या हुआ, एम टू एन में ना आई पी पे क्या हो रहा है, अब्रप्ट फॉल हो रही है, गिर रही है वो, मतलब वी ए हमने क्या लगाया, ई वी ए वन. इंडिकेट्स क्या करेगा, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई वी ए वन, जब उसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी ई वी ए वन होगी, मतलब डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी. तो दीज अंडरगो इनइलास्टिक कोलिजन विद एटम्स क्लोज टू जी. तो वो क्या करेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन करेंगे एटम के साथ जब जी के वो पास है, सो दैट देयर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्रॉसिंग जी स्मॉलर देन ई वी आर. तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी जी को क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, ई वी आर हो जाएगी. ठीक है, मतलब स्मॉलर देन ई वी आर, ई वी आर से स्मॉल हो जाएगी तो वो उसको पास ही नहीं कर पाएंगे, एनोड तक जा ही नहीं पाएंगे. अब देखो फिर दोबारा क्या हुआ, राइज हो गया. पहले क्या हुआ था, इंक्रीज कर रहा था, फिर फॉल कर गया, अब क्या कर रहा है, राइज कर रहा है. कि फर्दर राइज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, एन टू डी, शो क्या करता है कि जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन का और एटम्स का वो क्या है, इलास्टिक है. इफ़ दे अंडरगो एन इलास्टिक कोलिजन इट इन्वॉल्व्स एनर्जी ई वी ए टू. अगर वो इनइलास्टिक कोलिजन अंडरगो करते तो उनकी एनर्जी कितनी होती, ई वी ए टू. एंड आफ्टर दैट दीज हैव गेन काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट टू ओवरकम वी आर. सॉरी, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन आएगा क्योंकि अगर फिर वो इफ दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई वी ए टू. आफ्टर दैट दे हैव क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे और ओवरकम कर देंगे वी आर को. तो जो कोलिजन होगा वो कंटिन्यू रहेगा टू बी इलास्टिक अप टू वी ए टू, एट विच मोस्ट ऑफ द कोलिजन आर इन इलास्टिक. जब तक जो ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होंगे वो क्या होंगे, इन इलास्टिक होंगे. एट विच अगेन मोस्ट ऑफ द कोलिजन आर इन इलास्टिक. वी ए टू तक तो जो कोलिजन है वो क्या चलता रहेगा, इलास्टिक. एट विच अगेन मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स आर इन इलास्टिक. तो कुछ क्या कोलिजन, कुछ कोलिजन क्या हो जाएंगे, इन इलास्टिक हो जाएंगे. एज देर इज सडन ड्रॉप इन आई पी फ्रॉम डी टू पी, डी टू पी से फिर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. ठीक है, डी टू पी जाके बाद जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक हो जाएगा. इतना समझ में आया, आगे देखो. फ्रॉम द अबव डिस्कशन, कि इन डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम आर इन इलास्टिक ओनली फॉर सम क्रिटिकल पोटेंशियल. कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम के साथ जो कोलिजन कर रहे हैं वो इन इलास्टिक तब होगा जब सम क्रिटिकल पोटेंशियल पे होगा. कौन से, वी ए वन, वी ए टू और वी ए थ्री पे. द डायरेक्ट एविडेंस फ्रॉम दिस एटम एब्जॉर्ब डिस्क्रीट एनर्जी. जो डायरेक्ट एविडेंस है इससे हमें क्या पता चलता है कि जो दैट एटम एब्जॉर्ब डिस्क्रीट एनर्जी, जो एटम है वो डिस्क्रीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ई वी ए वन, ई वी ए टू, ई वी ए थ्री, टू गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड होने के लिए. द एनर्जीज अदर देन दीज आर नॉट ट्रांसफर्ड. इनके अलावा जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती. जो एनर्जी अदर देन दीज होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती. तो टू चेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल एज बीइंग ड्यू टू डिस्क्रीट एटॉमिक एनर्जी लेवल, कि चेक करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल एज बीइंग ड्यू टू डिस्क्रीट एटॉमिक एनर्जी लेवल के लिए क्रिटिकल पोटेंशियल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है. टू चेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल टू फ्रैंक एंड हर्ट्ज. ठीक है, ये इसके साथ ही है कि क्रिटिकल पोटेंशियल की इंटरप्रिटेशन को चेक करने के लिए किसकी, ड्यू टू डिस्क्रीट एटॉमिक एनर्जी लेवल की वजह से फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने क्या किया, ऑब्जर्व किया एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन बोम्बार्डमेंट. इलेक्ट्रॉन के बोम्बार्ड की तरफ से जो स्पेक्ट्रा होगा वेपर्स का, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ वेपर्स का, वो क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया. फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ वेपर्स का ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन बोम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉन की बोम्बार्डमेंट की तरफ. इन द केस ऑफ मर्करी वेपर
मरकरी वेपर के केस में दे फाउंड दैट ए मिनिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वाज रिक्वायर्ड टू एक्साइट 253 एंगस्ट्रॉम स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मरकरी, कि ये मरकरी के वेपर के केस में ये पाया गया कि जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाज रिक्वायर्ड, ताकि हम 2536 एंगस्ट्रॉम स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मरकरी को क्या कर सके, एक्साइट कर सके। कि in case of mercury vapor they found that a minimum electron energy 4.9 electron volt was required to excite 2536 angstrom spectral line of mercury. Frank and Hertz further observed that the sudden fall in IP is 4 value, जो फ्रैंक और हर्ट्स ने फिर ऑब्जर्व किया कि जो सडन फॉल आ रहा है आईपी में वो कौन सी वैल्यूज़ के लिए आ रहा है, 4.9 वोल्ट के लिए, 9.8 वोल्ट के लिए और 14.7 वोल्ट के लिए। सो इट वाज कंक्लूडेड दैट एनर्जी लेवल इन द एटम्स आर क्वांटाइज्ड। सो ये कंक्लूड किया गया कि जो एनर्जी लेवल है एक एटम के अंदर वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्या कंक्लूड किया गया, जो एनर्जी लेवल है एक एटम के अंदर वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। And the absorption and emission of radiation by these are in quantas। जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन होगा रेडिएशन इनकी वजह से, एनर्जी लेवल की वजह से, वो क्या होगा, क्वांटाज में होगा, दैट इज़ इन पैकेट्स में होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कॉन्क्लूड किया गया, इट वॉज कॉन्क्लूडेड दैट एनर्जी लेवल इन द एटम आर क्वांटाइज्ड। जो एनर्जी लेवल होंगे एटम के अंदर वो क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। एंड द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय दीज आर इन क्वांटास। और जो एब्जॉर्प्शन होगी और एमिशन होगी रेडिएशन की, दीज वो क्या होंगी, क्वांटास में होगी, दैट इज़ इन पैकेट्स में होगी, नॉट कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी। तो थूस वी कंक्लूड दैट, तो हमने क्या कंक्लूड किया, जो फर्स्ट एक्साइट स्टेट है मरकरी एटम की वो 4.9 वोल्ट होनी चाहिए अबव द ग्राउंड स्टेट। तो हमने क्या कंक्लूड किया, जो फर्स्ट एक्साइट स्टेट होगी मरकरी एटम की वो कितनी होनी चाहिए, 4.9 वोल्ट अबव द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अबव कितनी होनी चाहिए, 4.9 वोल्ट।